हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो देखिए दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो बेसिक इनकी विशेषताएं हैं उन सभी को कवर करेंगे और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में भी जानेंगे। तो दिस सेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, और खासकर कुछ करंट इश्यूज से किस तरीके से चीज़ें लिंक करती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज, आई एम एस के शर्मा। आई हैव 6+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू, 4 बार यूपीएससी मेंस देने के बाद आई ऑल्सो क्वालिफाइड स्टेट पीएससी एंड एग्जाम्स। तो देखिए गाइज, यहाँ पर ये जो प्रोफाइल लिंक है यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी सभी जो फ्री क्लासेस हैं, सारे अनअकैडमी के फ्री प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर अनलॉक कर सकते हो। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको काफ़ी इनोवेटिव मेथड से डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, उन सभी का बेनिफिट आप उठा सकते हो। आपके 100+ एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल 15,000 से भी ज़्यादा कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर अनअकैडमी पर आप आइकॉनिक और प्लस 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अलावा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसे आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, तो अगर आप एक प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि 49,500 का है, इसे आप SS लाइव रेफरल कोड के साथ अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और 44,550 में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सेम इसी तरीके से 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 64,800 में ले पाओगे और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप 81,000 में ले सकते हो। और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पर्सनलाइज्ड फीडबैक, कंप्लीट एक्सपर्ट्स गाइडलाइन के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपका 69,500 का है। इसमें अगेन डबल एस लाइव रेफरल कोड यूज़ करोगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में अवेलेबल हो जाएगा और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 96,000 में और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप 1,26,000 में ले सकते हो। आप अगर सिर्फ ऑप्शनल के लिए क्लासेस लेना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के नए बैचेस अवेलेबल हैं। तो आपके सभी मोस्ट पॉपुलर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो आप। जैसे कि अगर आप 1 साल का ऑप्शनल का कोर्स लेते हो तो वो है 27,500 का। इसमें डबल एस लाइव रेफरल कोड यूज़ करो और 24,750 में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। इसी तरीके से 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 36,000 में ले सकते हो और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप 45,000 में सब्सक्राइब कर पाओगे। तो इस तरीके से आप 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के ऑप्शनल के कोर्सेज को भी ले पाओगे। मेरा नया जो बैच है वो इंडियन इकोनॉमी, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पर आने वाला है, जो कि आपके नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा। तो यू कैन वॉच इट, यू कैन सब्सक्राइब इट विथ SS लाइव रेफरल कोड। और देखिए, डेली हमारी जो प्लस क्लासेस होती हैं वो होती हैं प्रीलिम्स बूस्टर सेशंस। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर होते हैं प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा बहुत टफ हो गया है, तो आप डेली रात को 10 बजे 10 PM पर प्रीलिम्स बूस्टर सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। SS लाइव रेफरल कोड के साथ इन सभी फ्री प्रोडक्ट्स को आप अनलॉक कर सकते हो और इनके अलावा जो बाकी हमारी स्पेशल क्लासेस हैं उन सभी को आप देख सकते हो। तो डोंट मिस इट। अगर आप चाहते हो कि आसानी से प्रीलिम्स को क्लियर कर पाओ तो ये सेशन काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। मंडे टू सैटरडे डेली रात को 10 PM पर आपके सेशन होंगे, तो डोंट मिस इट गाइस। चलिए तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, बेसिक जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी की हमने आपसे बातें कर ली थी। हमारे सारे रिट्स के बारे में भी हम बात कर चुके थे। अब थोड़े से अंतरों को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पर हमारे पास हम आपके उन फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे जो कि भारतीयों को भी मिले हुए हैं, और अगर कोई विदेशी भारत सरकार के अंदर रहता है, भारत की भूमि पर रहता है, तो उसे भी उन अधिकारों को दिया जाएगा। यानी कि एक ऐसे अधिकार जो कि भारतीयों और एलियंस यानी कि विदेशियों के लिए भी लागू होते हैं, दोनों के लिए समान रूप से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अपराधों की दोष सिद्धि का अधिकार आपके भारतीयों को और एलियंस यानी कि विदेशियों को भी दिया जाता है। अनुच्छेद 14 के अंदर आने वाला आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार, हमारे अनुच्छेद 14 के अंदर आने वाला
विधि के समक्ष समता का अधिकार भी दोनों को ही दिया जाता है। और इसी तरीके से आपके गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, तो ये दोनों ही जो आर्टिकल हैं ये हमारे पास अनुच्छेद 20 और 22 की बात करते हैं। तो ये दोनों ही आपके दिए जाएंगे। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया जाएगा, और आपके आर्टिकल 21 जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन का अधिकार आपको देगा। मानव दुर्व्यवहार और बलपूर्वक श्रम की बात की जाए तो अनुच्छेद 23 के अंदर ये भी आपके विदेशियों को और भारतीयों को दोनों को मिलेगा। धर्म को मानने की स्वतंत्रता और धर्म संबंधी धार्मिक कार्यक्रमों से संबंधित जो प्रबंध की स्वतंत्रता होगी वह भी विदेशियों को और भारत सरकार के लोगों को, यानी कि हम सभी को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ आपके 7 अधिकार हैं, आपके 7 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए दोनों के लिए लागू होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये दोनों के लिए आपके लागू होंगे, तो ये दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। तो इट शुड बी रिमेंबर बाय यू, ठीक है। अक्सर यहाँ पर कम से कम 5 से 6 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसे ना भूलें, इसे ध्यान रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों, आपके कुछ मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हमारे पास आपके मूल अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि हमारे सिर्फ नागरिकों के लिए, यानी कि भारतीयों के लिए हैं, और कुछ आपके सभी व्यक्तियों के लिए हैं। जैसे कि अभी हमने जो देखा वो कुछ ऐसे अधिकार थे जो कि सभी व्यक्तियों के लिए थे, भारतीयों के लिए भी थे और विदेशी नागरिकों के लिए, एलियंस के लिए भी थे। तो इसीलिए वो सभी नागरिकों के लिए आपके उपलब्ध थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये हमारे, ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार पृथ्वी पर उत्पन्न सभी व्यक्तियों के लिए समान है, माना कि भारतीयों के लिए समान है और विदेशियों के लिए कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हमारे पास आती है कि हमारे जो मूलाधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं। ये क्या है, लिमिटिंग है, इनकी खुद की अपनी लिमिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर हर कंडीशन में वो लागू होंगे, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट क्या है, जो आपके सभी परिस्थितियों में लागू होते हैं। बट ये जो हमारे अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं, ये वाद योग्य हैं। आपके इन पर डिस्कशन हो सकता है, आपके इन पर वाद हो सकता है, आपके विचार विमर्श किया जा सकता है, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर ये लागू हो सकते हैं या फिर हटाए भी जा सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14 जो है राइट टू आपके फ्रीडम की बात की जाए तो वहाँ पर आपके, अगर जैसे कोरोना था तो लॉकडाउन लगा दिया, तो उसे सीमित कर दिया ना, आप लोगों को घर में थोड़ा सा बंद कर दिया, तो इस तरीके से आपके उसे सीमित भी किया जाता है। तो आपके ज़रूरत पड़ने पर आपके उन चीज़ों को सीमित भी किया जा सकता है, थोड़ा सा एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो याद रखिएगा, ये आपके वाद योग्य होते हैं, मूलाधिकार कभी भी असीमित नहीं होते। राज्य में युक्ति युक्त प्रबंध लगाया जा सकता है। हाँ, अगर उचित कारण हो तो ही आपके इन्हें बंद किया जा सकता है, कि जैसे कि कोई राष्ट्रीय इमरजेंसी है, किसी से युद्ध छिड़ गया है, आर्म्ड रिबेलियन हो गए हैं, या कोरोना जैसी कोई महामारी आ गई है, तो ही आप मूलाधिकारों को सीमित करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। तो ये आपके क्या हैं, वाद योग्य हैं, पर उचित कारण होगा तो ही आप इसे सीमित कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये मूलाधिकार सभी सरकारों के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, एक पक्षीय निर्णय कभी भी नहीं होना चाहिए इनका, और उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। आपके जनरली सरकार कभी भी एक पक्षीय निर्णय ना ले, इसीलिए आपके मूलाधिकार होते हैं। सभी पक्षों का, खासकर राज्य की परिभाषा में जो भी मूलाधिकार आते हैं, जिस तरीके से मूलाधिकार आते हैं, उन्हें लागू करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूलाधिकारों की परिभाषा ही कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कि वो एक पक्षीय निर्णय ले रहे हैं, या फिर
आपके किसी एक ही पक्ष को देख रहे हैं, सभी की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं दे रहे, तो वो मूलाधिकारों के खिलाफ होंगे। और खासकर कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि आपके राइट टू अनटचेबिलिटी आपकी बात करें, अस्पृश्यता के कानून की बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के को फॉलो कर रहा है, छुआछूत की चीजें फैला रहा है, तो चाहे वो निजी व्यक्ति भी हो तो भी उस पर अंकुश मूलाधिकार लगा सकते हैं। इसीलिए कुछ केसेस के अंदर निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी मूलाधिकार उत्पन्न होते हैं। वैसे तो हमारे अनुच्छेद 12 के अंदर जो राज्य की परिभाषा है उसी के ऊपर आपके मूलाधिकार लागू होंगे, परंतु आपके अनुच्छेद 12 के अलावा जो राज्य की डेफिनेशन में नहीं भी आते हैं, निजी व्यक्ति जो हैं, निजी संस्थाएं जो हैं, उनमें भी कुछ मूलाधिकार लागू किए जा सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखनी होगी। फिर गैस ध्यान रखिएगा कि हमारे जो मूलाधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो आपके पॉजिटिव कॉनोटेशन को भी रखते हैं और नेगेटिव कॉनोटेशन को भी रखते हैं। यानी कि इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले भी होते हैं। नकारात्मक विशेषताओं वाले वो आपके फंडामेंटल राइट होंगे जो कि राज्य को कुछ करने से रोकेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो कि जनता के आधारभूत अधिकारों को रोकती है, उनकी स्वतंत्रता को बाधित करती है, उन्हें मूलाधिकारों की सहायता से रोका जा सकता है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी स्वतंत्रता को बाधित करेंगी, रोकेंगी, नेगेटिव करेंगी, वो चीजें हैं। जैसे कि आपके राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित चीजें आपके क्या होती हैं, नकारात्मक पक्ष को रखती हैं मूलाधिकारों के, अदरवाइज सारी चीजें बाकी आपके सकारात्मक होंगी। और ये क्या है, न्यायोचित हैं। क्या है, आपके ज्यूरिसडिक्शन है, जस्टिशिएबल हैं, ये आपके कि न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा, जहां पर विभिन्न प्रकार की रिटों के हिसाब से भेजा जाएगा, और आपके अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये जो मूलाधिकार हैं न्यायोचित हैं। अगर इनका उल्लंघन होगा तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मूलाधिकार आपके क्या हैं, न्यायोचित हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा इनकी क्या होती है, गारंटी दी जाती है। माना कि उच्च न्यायालय भी इनकी रक्षा करेगा कि अगर कहीं पर भी इनका उल्लंघन किया गया है तो इन पर आपके बातें उठेंगी, परंतु जो उच्चतम न्यायालय है वो आपका मेन प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है, वो आपके मूलाधिकारों का मुख्य रक्षा करता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट परमानेंट और एब्सोल्यूट, ये हमारे स्थायी नहीं है। मूलाधिकार हमारे स्थायी नहीं है। संसद चाहे तो इसमें कटौती या कमी कर सकता है, पर ध्यान रखिएगा ये जो भी होगा आपके संसद में अधिनियम की वजह से जो भी संशोधन होगा, जो भी कटौती होगी, वह एक संविधान संशोधन अधिनियम के तहत होगी, ना कि साधारण अधिनियम के तहत। अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा की जो शक्तियां होती हैं वो संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर समान हो जाती हैं। तो जितनी पावर लोकसभा के पास होगी उतनी ही पावर आपके राज्यसभा के पास भी यहाँ पर होगी, और उसी आधार पर यहाँ पर आप संविधान का संशोधन कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ संविधान का जो संशोधन होगा वो आपके संविधान संशोधन अधिनियम के तहत होगा, और उसी के अनुसार आप इसे लिमिट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो आर्म्ड रिबेलियन है या ऐसी चीजों में ही आप संविधान के मूलाधिकारों को सीमित कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हमें देखनी होगी। आपके संविधान के अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया वह भी आपके संविधान संशोधन अधिनियम से ही जोड़ा गया था। तो ये हमारे मूलाधिकार आपके सीमित भी नहीं है और स्थायी भी नहीं है। ठीक है, आपके ये जो मूलाधिकार है हमारे असीमित भी नहीं है और स्थायी भी नहीं है।
तो यहाँ पर जब जब जरूरत पड़ेगी और ऐसा संविधान संशोधन हो सकता है जो कि हमारे संविधान की मूल भावना बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित ना करे। और बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो हमें केशवानंद भारती केस 1973 से देखने को मिलती है। और ध्यान रखिएगा कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो, आपके राष्ट्रीय आपातकाल हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर आपके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो केवल मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दो, बाकी सभी मूलाधिकार आपके खत्म कर दिए जाएंगे जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। जब आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आपके मूल अधिकारों को यहां पर निलंबित कर दिया जाएगा। तो इन सभी चीजों को याद रखना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सभी को निलंबित कर दिया जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट रिमेंबर दैट वन, है ना। तो देखिए यहां पर हमारे पास हम आगे पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखो पहली बात तो कुछ अंतर मैं आपको यहां पर बता दूं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कोई भी मिस नहीं करेगा, कोई भी इसे मिस नहीं करेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। तो देखो मूलाधिकार तो तुमने देख लिए कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें आपके 6 प्रकार के मूलाधिकार हैं। कुछ मूलाधिकार आपके सकारात्मक हैं तो कुछ मूलाधिकार आपके नकारात्मक हैं। मूलाधिकार आपके असीमित नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, ये आपके नकारात्मक चीजों को भी रखते हैं। तो मेनली मूलाधिकार में तो हमने वो सारी चीजें दी जो कि किसी भी व्यक्ति को एक सीमित अधिकार देती हैं जिससे वह अपने उत्थान को, अपने विकास को कर सके और कोई भी उसका शोषण ना करे। तो बेसिक ये चीजें आपकी किसमें मूलाधिकारों में देखी जाती हैं। बट राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? आपके एक सकारात्मक चीजें हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य यानी हमारे भारत के किसी भी अंग के विकास करने के लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो कि उसका विकास प्रशस्त करे। तो यानी कि ये वो सभी सकारात्मक अर्थ अवधारणाएं होंगी जो कि किसी भी अच्छे राज्य को, किसी भी आपके उन्नतिवान, किसी भी विकासशील आपके राज्य को करने की जरूरत होगी। तो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे उसमें वो सभी सकारात्मक अवधारणाएं आएंगी, वो सभी सकारात्मक चीजें आएंगी जो कि हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, यानी कि राज्य के पॉजिटिव थिंग को, राज्य की पॉजिटिव कॉनिटेशन को दिखाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है वो बताइए। पहला अंतर कि मौलिक अधिकार नकारात्मक अधिकार होते हैं, यानी कि वो अधिकार की अगर किसी ने भी कुछ भी किया, राज्य ने कुछ भी ऐसा गलत किया जो कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को रोक रहा है तो उसे रोकते हैं, नेगेटिव हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी कि इसमें वो बातें हैं जो राज्य को करने के लिए मना की गई हैं, राज्य के लिए जो भी निषेध हैं, जो भी प्रोहिबिटेड है कि ये चीजें मत करो, जैसे कि किसी के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करोगे, किसी को छुआछूत नहीं करोगे, किसी के साथ में किसी के बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या चीजें की गई है जो तुम्हें नहीं करनी है, प्रोहिबिटेड जो चीजें हैं ये करना निषेध है, वो चीजें मूल अधिकार के अंदर हैं, यानी कि नेगेटिव नकारात्मक यहाँ पर अधिकार है ये कि ये काम तुम्हें नहीं करने, तुमसे ये नहीं बोला जाएगा ये करो, तुमसे मूल अधिकार में ये कहा जाता है कि ये किया तुम गलत बात है, अगर तुमने किसी को छुआछूत बढ़ाई तो गलत बात है, तो तुम्हारे ऊपर केस होगा, तुमने किसी की बोलने की स्वतंत्रता रोकी, किसी की दैहिक स्वतंत्रता रोकी तो वो गलत बात है, तो ये तुम्हारा नकारात्मक अधिकार है कि ये नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव कॉनोटेशन आपके मूल अधिकारों में दी गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक अधिकार हैं। तो वो ये बातें हैं जो कि आपके होनी चाहिए। तो हम
आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, सकारात्मक अधिकार हैं, उसमें वो बातें इंक्लूड की गई हैं जो कि आपके होनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी मैंडेटरी। तो जो चीजें, जो पॉजिटिव थिंग्स आपके होना चाहिए, उन पॉजिटिव थिंग्स को यहां पर सकारात्मक अधिकारों में लिखा गया है। तो जैसे कि हमारे देश में क्या होना चाहिए कि आपके आपके हर ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, ये सकारात्मक अर्थव्यवस्था है। यूनिवर्सल आपके कोड होना चाहिए, सामान्य नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये पॉजिटिव चीज है। तो इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होना चाहिए, ये पॉजिटिव चीज है। तो जो पॉजिटिव चीज हमारे राज्य को एक समृद्ध विकासशील उन्नतिवान चीज राष्ट्र बनाएगी, तो उन पॉजिटिव चीजों में क्या क्या होना चाहिए वो हमारे यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो यानी कि मौलिक अधिकार की जो नकारात्मक अवधारणा है, वो आपके मौलिक अधिकार क्या है, एक नकारात्मक अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक सकारात्मक अधिकार है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमारे जो मूल अधिकार होते हैं वो न्यायोचित है, यानी कि कानूनी तौर पर आपके इनका अगर उल्लंघन होता है तो आप इन अधिकारों को मांगने के लिए सीधे कोर्ट में जा सकते हो। तो कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हो अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो हमारे पास क्या है, जो अधिकार हमारे न्यायोचित है, जो अधिकार हमारे न्याय द्वारा वर्णित हैं, ये आपके क्या रखते हैं, न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल है, कि इनको किसी ने लिया आपसे, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो आप सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जबकि आपके नॉन जस्टिशिएबल गैर न्यायोचित अधिकार हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इसमें वो चीजें हैं कि जो होनी चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा देश बनना है, अच्छा राज्य बनना है, तो इन चीजों को लागू कर दो, नहीं करोगे तो कोई तुम्हें कोर्ट में नहीं ले जाएगा। जैसे कि समान वेतन के लिए समान अधिकार होने चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, अच्छी बात है ना। पर अगर कोई नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जेल में पटक दोगे। तो होना चाहिए, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो भी आपके इस पर आप कोई भी थोप नहीं सकते किसी के ऊपर, इसके लिए तुम किसी को भी अदालतों में नहीं जा सकते। तो वो चीजें ध्यान रखिएगा, ये गैर न्यायोचित हैं। अगला हमारे अंतर है कि हमारे मूल अधिकारों के अंदर मूल अधिकारों का लक्ष्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र को हम स्थापित करें, कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में लोकतंत्र हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होना जरूरी है। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी तो अपने आप चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारे किसमें दिया गया है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य आपके मूलाधिकार में है। कि मूल अधिकारों का लक्ष्य है कि हम किसी भी तरीके से राजनीतिक स्तर पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सके। पर हमारे जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का जो लक्ष्य है, वह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अंदर लोकतंत्र की स्थापना का जो लक्ष्य है, वह हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है, जबकि मूलाधिकार राजनैतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपके पास में इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारे जो अधिकारों का जो लक्ष्य है, तो अधिकारों का लक्ष्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए मूल अधिकारों का, जबकि हमारे राज्य के नीति निर्देशकों का लक्ष्य है कि आप किस तरीके से सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करोगे। तो देखिए हमारे पास अन्य अंतरों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मूल अधिकारों आपके न्यायोचित हैं, यानी कि कानूनी प्रतिबंध से जुड़े हुए हैं, लागू नहीं किए तो तुम्हारे ऊपर केस होगा, तुम्हें पकड़ा जाएगा।
और यहाँ पर आपके कानूनी एवं राजनीतिक प्रतिबंध से जुड़े हुए हैं। प्रतिबंध का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि आपके राजनीति में अगर तुम्हें अच्छा राज्य घोषित करना है, तुम अगर अच्छे नेता बनना चाहते हो, अच्छी तरीके से इसे लागू करना चाहते हो, तो ये सब चीजें आपके होनी चाहिए। तो राजनीतिक प्रतिबंध है, जैसे कि नेताओं के जो वादे होते हैं वो अगर इस तरीके के हमारे डीपीएसपी के उद्देश्यों को फॉलो करेंगे तो एक अच्छा राज्य, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो उनके मानसिक प्रतिबंध हैं ये, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लोक कल्याण को बढ़ावा देते हैं मूल अधिकार, और व्यक्तिगत है, व्यक्तिवादी अधिकार है, जो कि एक व्यक्ति खुद आपके अपने कल्याण के लिए, एक व्यक्ति के अधिकार के लिए हैं, पर्सनल है। जबकि ये मूल हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो समाजवादी अधिकार हैं, सोसाइटल राइट्स हैं। कि देखो सिंपल सी बात है, डीपीएसपी को लागू करना है तो तुम्हें पूरे समाज के सहयोग की जरूरत होगी। समाजवादी अधिकार है, व्यक्तिवादी नहीं है। दीज आर सोशल राइट, सोसाइटी के राइट्स हैं, क्योंकि पूरे सोसाइटी का उत्थान होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। जबकि ये अधिकार पर्सनल है, व्यक्तिवादी अधिकार हैं, जो कि हमारे मूल अधिकार हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मूल अधिकार एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी तरीके से हमारे अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए किसी भी आपके देखो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ये खुद ही जस्टिशिएबल है। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं बनाना पड़ता, ये स्वतः लागू हैं। ये क्या है, आपके सुओ मोटो हैं। सुओ मोटो यानी कि खुद ही अपने आप लागू हो जाते हैं, अलग से कोई अधिनियम बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको यहां पर डीपीएसपी लागू करना है तो कोई अलग से अधिनियम बनाना पड़ेगा। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होंगे, जबकि मूल अधिकार खुद अपने आप स्वतः ही लागू हो जाते हैं, अलग से कोई अधिनियम बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहते हो तो तुम्हें आपके अलग से नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डीपीएसपी अलग से लागू नहीं होते हैं, स्वतः लागू नहीं होते हैं, जबकि मूल अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं। ठीक है, और मूल अधिकारों को अदालतों के द्वारा असंवैधानिक या अवैध घोषित करने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। कोई भी अदालत मूल अधिकारों को अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है, जबकि अदालतों द्वारा डीपीएसपी को असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है। तो यहां पर हो सकता है कि कोई भी आपके राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा हो जो कि असंवैधानिक या फिर अविधिक हो, तो उसे अवैध घोषित कर सकती हैं आपके अदालतें डीपीएसपी के किसी नियम को, किसी अनुच्छेद को। पर मूल अधिकारों के साथ कभी ये नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार हमेशा संवैधानिक होते हैं और उसे कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि अब आपके प्रीलिम्स के सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं। 27 जून को आपका प्रीलिम्स का पेपर है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिशन ओरिएंटेड स्टडी करनी है, टाइम का ढंग से यूज करना है। तो यहां पर चैंपियन बनने के लिए, प्रीलिम्स को 1 शॉट में क्लियर करने के लिए आपका 6 महीने का जीएस बैच अवेलेबल है फॉर प्रीलिम्स 2021। चैंपियंस बैच है जो कि कल से यानी कि 15 दिसंबर से चालू हो रहा है। ये चैंपियंस बैच जो होगा, इसके अंदर पूरा जीएस का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी होगी, 500 घंटे से ज्यादा की क्लासेस होंगी, पूरा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस होगा और इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। तो हमारा ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपके स्पेसिफिकली चैंपियंस बैच आपके प्रीलिम्स को फोकस करते हुए है, जिसके आप एसएस लाइव रेफरल कोड से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे 6 मंथ का प्रीलिम्स बैच लेना चाहते हैं उनके लिए हमारा जो हिंदी मीडियम का बैच होगा वो लक्ष्य के नाम से अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक्सपीडिशन और बाइलिंगुअल वाले बच्चे मिशन नाम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
जो बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बैचेस अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, और जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में बैचेस अवेलेबल हैं। तो डोंट मिस द चांस, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बचे हैं और इस 6 महीने का ढंग से यूटिलाइजेशन कर लो, नहीं तो टाइम निकल गया तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। तो रिमेंबर दैट, तो इस चीज़ को ना भूले, टाइम निकल गया तो कुछ भी हाथ में आपके नहीं रहेगा। तो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट वन। ओके गाइज, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को चालू करते हैं। तो ओवरऑल आपको अभी अंतर से चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। राज्य के जितनी भी सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए जो भी नीतियां बनानी हैं वो नीतियां कैसी बननी चाहिए, किन किन अच्छी चीज़ों को हमें लागू करना चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें हैं, उन सभी को हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपको एक सकारात्मक अवधारणा देते हुए नजर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि क्या पृष्ठभूमि रही। तो देखो कैसे आपकी, क्योंकि बहुत सारे जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, वो पृष्ठभूमियों पर अक्सर बनते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की बात की गई है। और यहां पर ये जो डीपीएसपी है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और ध्यान रखिएगा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था। तो सबसे पहले स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया, फिर आयरलैंड के संविधान से हमने इसे लागू किया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया ने कहां से डीपीएसपी को लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, तो देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान की आत्मा और दर्शन है, जो फिलॉसफी है कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारे राज्य में ये होना चाहिए, हमारे देश में लोगों को ये सारी सुविधाएं हो, हमारे देश में लोगों को ये पॉजिटिव चीजें देखने को मिले, वो सभी चीजें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो सही मामले में दर्शन क्या होते हैं, जो कि हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे देश की उन्नति हो सकती है, किस तरीके से हमारे देश का उत्थान हो सकता है। तो हमारे देश की उन्नति और जो उत्थान है उसे दिखाया जाता है। तो अगर मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मिला लिया जाए तो ये दोनों मिलकर हमारे देश के जो संविधान है, संविधान की आत्मा और दर्शन कहलाएंगे। तो जो फिलोसॉफिकल पार्ट है और जो आपके मेन सोल है वो हमारे यहाँ पर तुम्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलेगी। तो सभी आपके मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। और जो महान संविधान आपके पॉलिटी विशेषज्ञ हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने आपके संविधान की मूल आत्मा ही, ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा ही हमारे यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूलाधिकार हैं, इन दोनों को हमारे संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो देखिए नीति निर्देशक की तत्व जो हैं वो हमारे न्यायोचित नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है, कि कल को कोई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कोई राज्य लागू नहीं करता है तो आप सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये आपके हमारे देश में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, एक ऐसा राज्य जिसमें सभी का कल्याण हो। तो ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों की पालना के माध्यम से हो सकती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर यह आधारित है। क्योंकि हमारे संविधान में क्या की प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। तो राजनीतिक न्याय मूल अधिकार देते हैं और आर्थिक और सामाजिक न्याय हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व उत्पन्न करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही हमारे राज्यों की जो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व की भावना है
वह भी हमें डीपीएसपी के माध्यम से ही मिला करती है। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो देखिए, नीति निर्देशकों का जो वर्गीकरण है वो आपके 3 आधार पर किया गया है। तो जो किस तरीके के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या क्या प्रकार के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसीलिए हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाजवादी नीति निर्देशक तत्व, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व और उदार बुद्धिजीवी यानी कि लिबरल स्टेट पॉलिसीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दशा और दिशा के आधार पर सोशलिस्ट, गांधिस्ट और आपके लिबरल 3 टाइप के चीजों में डिफरेंस किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवादी हैं, कौन कौन से गांधीवादी हैं और कौन कौन से उदार बुद्धिजीवी हैं। इन सभी पर कई बार, असंख्य बार प्रश्न आए हैं, तो इसीलिए उन्हें प्रॉपरली आपको ध्यान रखना होगा। तो डोंट मिस दैट सेशन। तो यहां पर ये चीजें बिल्कुल कंफर्म आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी अवधारणा की, यानी कि एक ऐसी अवधारणा जो कि हमारे भारत में सभी समाज को साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। यानी कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य से और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से वो सभी निर्देशक तत्व जो कि एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करेंगे, वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी तत्व के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हमारे वे लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का जो चीजें खाका खींचेंगी, जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करेंगी और एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगी, वो सभी चीजें आपके समाजवाद के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर हमारे अनुच्छेद 36 जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, वह समाजवादी राज्य की अवधारणा को दिखाता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 37 जो है वह किस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए, यह भी एक सामाजिक अवधारणा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जो है वह बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करती हो, वह आपके समाजवादी तत्व के रूप में पहचानी जाएगी। यानी कि एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर हो, एक ऐसा सोशल ऑर्डर हो जिसमें कोई किसी का शोषण ना करे, कोई किसी के पैसों को ना लूटे। यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार से कि ऐसा ना हो कि कोई साहूकार ज्यादा ब्याज वसूल करे और दूसरे गरीब को शोषण करता रहे, बेगार करवाई जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, ताकि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी सामाजिक व्यवस्था सही रहे। और आपके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जातिवाद, छुआछूत ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा ना हो कि किसी को कोई वोटिंग राइट्स ही ना मिले, ऐसा ना हो कि कोई विशेष वर्ग का आदमी इलेक्शंस के लिए खड़ा ही ना हो पाए। तो वो सभी नीतियां जो कि आपके सामाजिक व्यवस्था में लोग आपके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था फैला सकती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आपके सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेकर आना होगा। यही अनुच्छेद 38 है और यही समाजवादी व्यवस्था की मुख्य अवधारणा है। इसी तरीके से अनुच्छेद 29 में विभिन्न स्तरों पर नागरिकों को सुरक्षा दी जाएगी ताकि समाज का लॉ एंड ऑर्डर बना रह सके, ये सुनिश्चित किया गया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आर्टिकल 39A आपके 39 के समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, कि जो लोग अपने कोर्ट केसेस को, लीगल केसेस को नहीं लड़ सकते हैं, उन्हें समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। फ्री लीगल एड, कि बाई चांस कुछ गरीब हो सकते हैं जो कि लॉयर को अपॉइंट नहीं कर सकते, पर उन्हें न्याय पाने का तो समान अधिकार है। और समान न्याय कब मिलेगा? जब उनके लिए कोई केस लड़ने वाला हो, तो उन्हें फ्री, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी ताकि समान न्याय उपलब्ध हो सके। ऐसे ही आपके अनुच्छेद 41 कहता है कि लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित किया जाए, कि कोई भी पब्लिक हेल्प जो है वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए। लोक अधिकार आपको इजीली अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध करवाए जाए। तो लोक सहायता पाने का जो अधिकार है उसे कंजर्व रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा। और यह अनुच्छेद 41 में दिया गया है।
तो ये चीज आपको देखनी होगी। इसी तरीके से अनुच्छेद 43 जो है वो बात करता है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अवसर ऐसे मिले जिससे एक सम्मान पूर्वक आपका जीवन वहन कर सके कोई भी मजदूर, उन सभी को अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की समानता दी गई है। ऐसे ही अनुच्छेद 43 के जो है वह उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने की बात करता है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसमें मजदूरों को भी आपके सहयोग मिले ताकि मजदूरों का जो पक्ष है वह भी रख पाए। नहीं तो क्या होगा, 90s की तरह आपके बहुत सारे शोषण होंगे और जो उद्योग के अधिपति हैं, उद्योगों के जो मालिक हैं वो मजदूरों का शोषण करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 47 में जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देना होगा और मुख्य रूप से जो पोषाहार का जो स्तर है, जो बेसिक आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए वो मिले। ऐसा नहीं हो कि खाद्य सुरक्षा के नाम पर आप केवल चावल और गेहूं देते जा रहे हो और पौष्टिक आहार नहीं है। तो पौष्टिक आहार का जब स्तर होगा तभी लोक स्वास्थ्य ठीक होगा और तभी जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा और तभी समाज में सभी लोग समान हो सकते हैं। तो इस समाजवादी तंत्र को भी यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 47 बताता है। तो पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी आपको ये सब कार्य करने होंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें भी आपको दी जाएंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ गांधीवादी सिद्धांत भी हैं और ऐसे गांधीवादी सिद्धांत हैं जिस पर हमें ध्यान देना काफी जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि गांधीवादी विचारधाराएं क्या हैं। तो सबसे पहले गांधीवादी विचारधाराएं जो हैं वो आपके गांधी जी ने जब राष्ट्रीय आंदोलन किया और जिस तरीके के कार्य किए उन सभी से उत्प्रोत ये विचारधाराएं हैं। जैसे कि आपके गांधी जी हमारे कुछ चीजों को आपके कुछ सपनों को, कुछ चीजों को भारत में लागू करना चाहते थे। जैसे कि अनुच्छेद 40 कि ग्राम पंचायतों का गठन हो और वो सेल्फ सफिशिएंट हो, वो सभी आवश्यक शक्तियां ग्राम पंचायतों को दी जाए। जैसे कि हमारे महाजनपदास काल जो हुए थे, वैदिक काल जो हुआ करते थे, उस वैदिक काल में और उस महाजनपदा के काल के अंदर वो सारी स्थितियां थी जिससे हमारे राज्य, महाजनपदा, विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे। और गांधी जी ने इसलिए चरखे की बात की जिससे आपके राज्य कुटीर उद्योग खुद ही इतने सशक्त हो जाएं कि विलेज खुद अपना भरण पोषण कर सके। और जब पूरे देश के गांव आपके परिपूर्ण होंगे, भरण पोषण उनका अच्छा होगा, तभी पूरा देश आपके सही तरीके से चल सकता है। इसी अवधारणा के साथ में वो एक सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों की बात करते थे जिनको उन्होंने अनुच्छेद 40 में रखा और यह गांधीवादी सिद्धांत को बताते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 43 जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का व्यक्तिगत और सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन चाहते थे। इसके पीछे भी गांधी जी का वही मंतव्य था कि जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे आपके रीजनल लेवल हैं, अगर वही इतने अच्छे होंगे, कुटीर उद्योग अगर आपके अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली कॉटेज इंडस्ट्रीज गांवों को सशक्त बनाएंगी, आत्मनिर्भर बनाएंगी और फिर हमारा देश भी सभी गांवों का ही एक मिला जुला रूप है जो कि आगे बढ़ पाएगा। तो इन सब चीजों के हमें लागू करना। ऐसे ही अनुच्छेद 43B जो है, अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के स्वैच्छिक पठन, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक पठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा आपके व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर सहकारी समिति, कॉर्पोरेशन से अगर लोग साथ मिलकर काम करेंगे, कॉपरेटिव अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तो बंधुत्व की भावना का विकास होगा और देश का विकास होगा। यही गांधी जी चाहते थे। ऐसे ही अनुच्छेद 46 के अंदर आपके हरिजन नाम के जो समाज पत्र गांधी जी लिखा करते थे, उन्होंने कई बार कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा देना ही मत है, ताकि सभी समाज के लोग साथ में मिलकर आगे
बढ़ सके। तो अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को समान रूप से अधिकार मुहैया करवाने के लिए आर्टिकल 46 को लागू किया गया है और यह गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अनुच्छेद 47 जो है वह बात करता है कि सभी स्वास्थ्य के लिए नशीली दवाएं, अल्कोहल, ड्रग और औषधीय प्रयोजन से कोई भी भिन्न उपयोग नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपके अल्कोहल है, ड्रग है और जो नशीली दवाइयां हैं उनका सिर्फ और सिर्फ दवाई में प्रयोग हो, इसके अलावा कहीं और प्रयोग ना हो। यह अनुच्छेद 47 की बात है। अनुच्छेद 48 कहता है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक को और उनकी नस्लों में सुधार को। तो गाय, बछड़ा और जितने भी हमारे दुधारू पशु हैं उनके अंदर क्या हो, उनकी नस्लों को सुधारा जाए और उनकी बलि पर रोक लगाई जाए। यह हमारे गांधीवादी विचारधारा की अवधारणा को प्रशस्त करता हुआ नजर आता है। तो इस चीज पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इनकी इसी भावना को आगे बढ़ाना होगा। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें देखी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ हमारे पास क्या है, लिबरल फिनोमिना भी है कि समाजवादी आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो पूछे जाते ही जाते हैं, साथ साथ में कुछ उत्तर बौद्धिक सिद्धांत भी हैं जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि ऐसे लिबरल प्रिंसिपल्स जो कि हमें आगे आधुनिकतावाद की तरफ लेकर जाते हैं, जिनमें हमारी जो कट्टरपंथी भावना है या फिर ऐसे कह दीजिए कुछ ऐसे सिद्धांत जो हैं जिनकी वजह से हमारे देश में कुरीतियां आ गई थी, सामाजिक पतन हो गया था, उसे कम करने के लिए जो सिद्धांत आए उन्हें उत्तर बौद्धिक सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए, उत्तर बौद्धिक सिद्धांतों में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो कि उदारवादिता, लिबरलिज्म को शामिल करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 44, इसमें भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए। तो इसके अंदर धर्मों के अंदर जो भी कुरूप है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में हम यूसीसी लागू करने वाले थे, पर जो आपके वक्फ बोर्ड है मुस्लिम समुदाय का, वहाँ पर कुछ मंतव्य ऐसे आ गए कि जिसमें उन्हें ऐसा लगा कि हमारी धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, इसीलिए हम यूसीसी को लागू नहीं कर पाए। पर यहाँ पर सभी देश के सभी नागरिक समान रूप से नागरिक संहिता का पालन करें, यह हमारी उदारवादिता को दिखाता है, जो कि जो हमारी कट्टरताएं हैं, धर्मों में जो कुरीतियां हैं उसे थोड़ा सा कम कर देगा। ऐसे ही आपके अनुच्छेद 45 जो है वह आपके शिक्षा के अधिकार को भी देता है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले निःशुल्क और अनिवार्य 6 साल की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे ही अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना बताता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा लिबरल होगा, पुरानी पद्धतियों को छोड़ेगा और पशुपालन और कृषि को साइंटिफिक मेथड से करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी और जो दकियानुसी तरीके हैं कृषि करने के वो भी छूट जाएंगे। फिर हमारे अनुच्छेद 49 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए तथा वन्य जीवों की भी संरक्षण किया जाए। तो पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता का जो संरक्षण है वह भी आपके उत्तर बौद्धिक लिबरल कॉन्सेप्ट के अंदर ही आता है। ऐसे ही अनुच्छेद 49 बात करता है आपके सभी स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की। अनुच्छेद 50 जो है वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं को पृथक करने में जोड़ देता है कि कहीं पर भी आपके जो लोकपालिका लेजिस्लेटिव और जो हमारे पास में न्यायपालिका जुडिशरी और लोकपालिका जो एग्जीक्यूटिव है वो बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, उनमें कोई भी मिलान नहीं हो। ऐसे ही अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बढ़ोतरी की बात करता है। तो इस तरीके से ये सब लिबरल कॉन्सेप्ट हैं, उदारवादिता को दिखाते हैं, उत्तर बौद्धिक सिद्धांतों को दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर पता होना चाहिए कि हमारे कौन से सिद्धांत समाजवादी हैं, कौन कौन से सिद्धांत हमारे गांधीवादी हैं और कौन कौन से सिद्धांत हमारे उत्तर बौद्धिक हैं। तो ये जब चीजें आपके क्लियर होंगी तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल रटोगे तो भूल जाओगे, लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। तो कल एक बार शॉर्ट में इसे हम फिर लॉजिकल वे में रिवाइज करेंगे और फिर आगे के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, रिवीजन लगातार करते रहें। और जैसे कि हमारा एक टॉपिक पूरा कवर हो चुका है मूल अधिकार का, तो आज ही
रात को 9 बजे से पहले पहले आपको मूल अधिकार की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा और कुछ शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं तो बना लीजिए, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी देखिएगा ताकि आपको वो थोड़ा सा आदत पड़ जाए कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक बार हमारा ये यूट्यूब का प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपके लाइव सेशन होने लग जाएं, फिर हम यहीं पर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेने वाले हैं ताकि आपको लाइव क्वेश्चन आंसर्स का भी फायदा मिले। बट अभी अगर आप चेक करना चाहते हो कि इंडिया के लेवल में, इंडिया में तुम यूपीएससी के लिए कितने फिट हो, क्या तुम्हारी प्रिपरेशन है, तो आप अनअकैडमी कॉम्बैट पर जाकर अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। तो अगला जो कॉम्बैट है वो 20 दिसंबर को होने वाला है। 20 दिसंबर के इस कॉम्बैट को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा 20 दिसंबर का एक कॉम्बैट है जहाँ पर आपके 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और ये आपका दूसरा कॉम्बैट है। इसमें तुम एप्पल लैपटॉप जीत सकते हो, आईपैड मिनी भी जीत सकते हो, एयरपॉड जीत सकते हो, और जो टॉप 100 के अंदर जितने भी बच्चे आएंगे उन सभी को 1000 रुपए का अमेजन वाउचर भी मिलेगा। तो एक्साइटिंग प्राइसेस तो हैं ही, और साथ साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के तुम अपनी प्रिपरेशन को जांच भी सकते हो। तो डोंट मिस दैट गाय चांस। तो अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बैट में भाग लो। एस लाइव रेफरल कोड के साथ में जितने भी अनअकैडमी के फ्री प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को तुम एस लाइव रेफरल कोड के साथ में ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसा नहीं देना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 6 महीने ही बचे हैं प्रीलिम्स में, तो नए बैचेस चैंपियंस बैच को ज्वाइन करो। काफी एक्साइटिंग तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा और 100% गारंटी के साथ में प्रीलिम्स क्रैक करवाया जाएगा। तो एस लाइव रेफरल कोड को यूज करके आप नए चैंपियंस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, और बैच आपके 2022 और 23 वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।